एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले हम इसको कोई वी नेवर यूज टू बॉदर अबाउट इट, क्योंकि हम 4 लाइनें भी लिख देते थे और उसके बाद तो पर्सनल जाकर जो भी हम कम्युनिकेशन करते थे एंड वी कुड मैनेज द थिंग्स इन दैट फैशन, और वो रिकॉर्ड कर लेता था स्टेटमेंट जो भी करनी है जिस तरीके से। अब तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड एंड यू कैन नॉट लेटर ऑन से कि सर ये मैंने नहीं लिखा, ये मैंने नहीं कहा। जो वर्बल में तो आप कह सकते थे सर मैंने पढ़ा नहीं और ये नहीं कर लिया। अब तो कम्युनिकेशन ऑनलाइन जानी है और उस ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आपको लिमिटेड वर्ड्स में बहुत चीजें बतानी है उनको और आपने केस प्रेजेंट करने हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अब जब भी आप बैलेंस शीट वगैरह और केस इनकम टैक्स के देखें तो पहले तो यही देख लें कि स्क्रूटनी आएगी तो इसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं। पहले हम बॉदर नहीं करते थे व्हाट काइंड ऑफ इशू कैन कम, अरे मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे, वी विल डू इट। बट नाउ यू हैव टू एजुकेट योर क्लाइंट आल्सो व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम यू कैन फेस, एंड देयर आफ्टर इफ देयर इज अ स्क्रूटनी केस then what type of what type of reply has to be drafted। अगर ये भी एक और चीज बता दूं, मैं संजय जी और उसको बता रहा हूं कि जरूरी नहीं आपको आती हो, अब आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। आप अपने सीनियर से या जो इसको एक्सपर्ट है इस लाइन में उससे नेटवर्किंग करके शेयरिंग करके कुछ की सीख सकते हैं 2 साल 3 साल, और सीखने के बाद फिर आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। लेकिन पहले तो नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें ड्राफ्ट के इश्यूज होते हैं, उसका ही इन्होंने रखा है। व्हाट काइंड ऑफ इशू यू कैन फेस इन ड्राफ्टिंग ऑफ एन फेसलेस असेसमेंट और अपील और सर्च केसेस। बहुत इश्यूज है सर और बहुत अमेंडमेंट भी है, उस अमेंडमेंट्स का भी हमें पता होना चाहिए। गॉन आर द डेज जब सर्च की असेसमेंट इस डिफरेंट स्टाइल से होती थी। आपको पता है द न्यू लॉ हैज कम एंड नाउ यू हैव टू डू सर्च केसेस इन अ डिफरेंट फैशन। वो डिफरेंट हो गया और वो पिछले 7 साल का क्या करना है यू ऑल नो दैट। मुझे आई नीड नॉट टेल यू। इवन रीअसेसमेंट केसेस वो भी तो पार्ट ऑफ असेसमेंट ही है, उसको भी चीजें बदल रही। अभी तक तो यही क्लियरिटी नहीं आई संजय जी कि ये जो केसेस हैं जो 148 आया 30 जून के बाद वो वैलिड नोटिस है कि नहीं। ये बहुत लोग शोर मचा रहे हैं कि कोई कह रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट स्टे हो गया है, लेकिन उन्होंने भी सोच के ही दिए होंगे नोटिस। 1 सेकेंडली अब आप क्या किसी ने लिख दिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि 31 जून के बाद किसी ने लिख दिया कि 30 जून के बाद आपको सिर्फ 3 साल के केस खुल सकते हैं। मेरी ऐसी ओपिनियन नहीं है कि 30 जून के बाद जो निकल गया अब 3 साल के केस ही खुल सकते हैं। मेरी ओपिनियन ये नहीं है। उसमें तो ये लिखा था अप टू 31 मार्च जितने केस खुल सकते हैं उतने सालों के खुलेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो 6 साल के केस पुराने खुल सकते हैं और 4 आगे बढ़ते रहेंगे 7, 8, 9, 10। बट काफी सीनियर ने लिखा है नो क्वेश्चन नाउ आफ्टर 30th जून ओनली 3 year केसेस कैन बी रीओपन। आई डोंट एग्री विद दैट। अब आपको पता होगा संजय जी भी है और रवि जी ने भी आना है, मैंने सुना है कल रवि जी का होगा केस। आई एम राइट सर? कल रवि जी का है? परसों सर। परसों रवि जी का। आज तो आपका ही है ना सर? आज और कल संजय जी का सर, परसों अपील्स में रवि जी का। फेसलेस असेसमेंट में कर रहे तो संजय जी एक चीज पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस पॉइंट दैट हाउ मेनी केस केस कैन बी रीओपन आफ्टर 1 April 2021? वो पुराने छोड़ दीजिए, पुराना नोटिस नहीं सर, अभी तो जो आपके 3+7 वाले 50 लाख वाले हैं वही खुल पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। वो छोड़ दीजिए सर। नहीं, आप 1 अप्रैल के बाद का कोई नोटिस है वो छोड़ दीजिए, पुराने केसेस। नए में कितने साल के केस खुल सकते हैं? नए में तो 3+7 है ना सर। 3+7 नहीं होंगे ना, 3+3 होंगे अभी तो। हाँ जी, अभी 3+3 होंगे क्योंकि पिछले उसके 6 साल से ज्यादा जा ही नहीं सकते। उन्होंने लिखा 31 मार्च 21 तक जितने केस खुल सकते थे उससे ज्यादा खुल ही नहीं सकते, ये बोला ना उन्होंने। रीअसेसमेंट की बात कर रहा। हाँ जी, तो 3+3 होंगे ना। यस, अगले 3 साल बाद हो जाएंगे, उसके अगले साल 8 हो जाएंगे, उसके अगले साल 9 हो जाएंगे, उसके अगले साल 10 हो जाएंगे। लेकिन सर संजय जी किसी ने कह दिया है कि सिर्फ 3 ही साल के खुल सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं। एक्सपायर थोड़ी हो गए सर, सर बड़े आदमी ने कहा है
इसलिए कह रहा हूं। और वो व्हाट्सएप पे फैल रहा है, जो आई डोंट एग्री, कई चीजें आती हैं। वो जो स्टे भी मिला है, वो आपको जो पुरानी चीजों का मिला है वो बात की बात है। लेकिन सर ये तो मानने वाली है कि अब ड्राफ्टिंग का आर्ट आनी चाहिए, हाउ टू प्रेजेंट योर केस, हाउ टू गिव रिप्लाई टू द शो काज नोटिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना सर। क्या ये एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और द पर्पस ऑफ हैविंग दिस सर्टिफिकेट कोर्स या 3 day course is only to educate not only the young, even a person like me, not only the young, a person like me. Why I'm saying person like me? Because we are not in the habit of replying show cause notice the way it should have been reply. The reply जिस तरह से रिप्लाई जाना चाहिए वो कोई भी नहीं करता। हम गोलमोल करके बाकी चीजें दूसरी तरीके से करते थे। अब गोलमोल का काम चलना नहीं है सर। तो संजय जी ये भी मैं बहुत कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं सबसे कह रहा हूं, अपील के केस में भी अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं आया। अब अपील के केस में भी बहुत कुछ आपको ड्राफ्टिंग की आर्ट आनी चाहिए, स्किल आनी चाहिए। और ड्राफ्ट तभी कर सकते हैं संजय जी जब लॉ आता हो। हमें लॉ ही नहीं आता होगा तो ड्राफ्टिंग किसकी करेंगे सर? वी विल हैव टू स्टडी लॉ, विल हैव टू रीड द लॉ, विल हैव टू इंटरप्रेट द लॉ, विल हैव। अब वो नहीं है कि हमने कोई पढ़ा नहीं और चले गए। वी विल हैव टू डू एवरीथिंग। तो आप जब ड्राफ्टिंग बताएंगे तो आप तो प्रोविजन भी तो बताएंगे ना कि इसको इस तरीके से इसका रिप्लाई ये जाएगा। तो मैं सबको यही कह रहा हूं कि अब टाइम आ गया है और ये बहुत अच्छा टाइम संजय जी ने चुना और ये कहा कि लेट अस स्टार्ट, लेट अस हैव ए बिगिनिंग। ये बिगिनिंग है, ये एंड नहीं है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द थिंग एंड द थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट डे बाय डे एंड वी विल हैव टू लर्न एंड de-learn the old things or learn new things, new way of handling the things. अब सुशील कुमार जी भी हैं, उन्होंने भी मेरे ख्याल को सुशील अग्रवाल जी ने भी बोलना है किसी चीज पे। Am I right? ये आज वो हमारे मॉडरेटर ही हैं। अच्छा मॉडरेटर है तो उनको भी मॉडरेटर है। तो मैं सबको आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग। और उस लर्निंग में मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए, ये मत सोचिए कोई फायदा नहीं है। हर आदमी से, मैं बच्चों से बहुत कुछ सीखा हूँ, मैं अपने जूनियर से बहुत कुछ सीखा हूँ। चेयरमैन साहब ये सोचना मुझे बहुत कुछ आता है, यही गलत है। अपना दिमाग बंद नहीं करना। अश्विनी जी, मैं तो वही आपको स्पीच दूंगा जो मुझे आता है, लेकिन आपको क्या आता है वो सुनूंगा तो मुझे पता लगेगा ना आपको क्या आता है, कि आपके अंदर क्या क्या गुण है। वो गुण सुनना शुरू कर दीजिए, किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए। You will carry home some very good points from the speaker. I'm assuring you. I'm assuring you, you will carry home many, many good points. You may differ at certain points. You have full right to ask questions. You have full right to make it go for discussion. But let us not take it lightly. Take this course seriously और पूरी सीरियसली अटेंड कीजिए। मेरी कोई अगर ना होती तो मैं भी पूरा अटेंड करता। मेरी एक रिक्वेस्ट है संजय जी से, क्योंकि बाकी लोग कहते हैं कि लिंक मिल जाएगा बाद में सुन लेंगे, वैसे बाद में सुना नहीं जाता। जो भी सुना जाता है अभी सुना जाता है, बाद में टाइम ही नहीं मिलता सुनने का। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो आज संजय जी पढ़ाएंगे, मैं उसको अगर वो मुझे भेज देंगे लिंक तो मैं उसको सुनूंगा और फिर संजय जी से डिस्कस भी करूंगा। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन, टेक केयर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। गुरुजी का धन्यवाद। गुरुजी को आज जल्दी थी। हमारे NIRC चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी, जिनको हम कहते हैं वैक्सीनेशन मैन। एक तो होते हैं वैक्सीनेटेड मैन, हम सब हैं वैक्सीनेटेड, ये हैं वैक्सीन मैन, जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाई हैं। ये सो रहे हैं, क्या बात है अविनाश भाई? मेरे को लगता है इनका बंद कर रखा है इन्होंने। अविनाश जी, तो मैं प्रोग्राम ऑफिशियली स्टार्ट करता हूं। जो संजय अग्रवाल जी हमारे फाउंडर हैं। अविनाश जी कहाँ का? यस सर, यस सर। हाँ, मैं कहा हम तो वैक्सीनेटेड मैन हैं, आप तो वैक्सीनेशन मैन हो। तो मेरे यहाँ सर कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा। तो आज संजय जी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ये वॉइस ऑफ सीए 4th कोर्स है जो हम ड्राफ्टिंग पे कर रहे हैं। हर बार संजय जी कोई ना कोई नई चीज उसमें बताते हैं कि कैसे आपको ये जो कोर्स है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे 16 मिनट निकल चुके हैं। कि इस कोर्स में
हम जो संजय जी आपको बताएंगे कि असेसमेंट में कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, वो सिमिलरली आपको अपील्स में, सर्च केसेस में हर जगह काम आएगी, और आपको ट्रिब्यूनल में भी काम आएगी। अब तो ट्रिब्यूनल भी फेसलेस हो गया, और जो चीजें अपील्स में बताएंगे संजय जी, वो सिमिलरली आपको असेसमेंट में भी काम आएंगी। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो तीनों दिन का जो कोर्स है वो आपके लिए हर जगह पे काम आएगा, चाहे वो ड्राफ्टिंग हो, चाहे वो अपील्स के टाइम पे हो, चाहे असेसमेंट के टाइम पे हो, चाहे आपके ट्रिब्यूनल के टाइम पे हो। और हमारे सुशील अग्रवाल जी जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं और हमारे मॉडरेटर भी हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सभी पैनलिस्ट, संजय अग्रवाल जी आज हमारे स्पीकर हैं, इसलिए वोटें नहीं मांग सकते, मैं उनके बिहाफ पे वोटें मांग लेता हूं कि जो ये इतने एफर्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही मैं वोट मांग लूं, क्योंकि स्पीकर नहीं मांग सकता, कैंडिडेट भी नहीं मांग सकता। अभी कैंडिडेट तो ये बनेंगे जब फॉर्म भरेंगे, लेकिन स्पीकर आज हमारे हैं। तो मैं अविनाश जी को कहूंगा कि 2 शब्द जल्दी में कहें ताकि हम प्रोग्राम स्टार्ट करें। अविनाश जी हमारे चेयरमैन एनआईआरसी। कोई बात नहीं सर, आपके भी यहाँ पे मैं मांग लेता हूँ आज। Good evening, friends, and I think it is a wonderful initiative, and our 3 programs that VOCA have done in past are really very successful. And I am here to request you one thing, that I have formed a group for 5 past chairmen headed by Sanjay Agarwal ji as the convener of the group to promote the networking and merger in the entire northern region. So my request is that we have sent a mail to everybody. If you have any suggestion or inputs or anything, any problem that you are facing in networking and merger, so you can write to us. Tomorrow we have our first meeting at 11 a.m. and the group was already formed, and I think Ashwini Jindal ji will act as the secretary of the group. So this is the first kind of a group that I have convened, and the very first objective of the group is the achieving the dream of our honorable Prime Minister to have Indian MNC CA firms. So we should move towards that, and without networking and merger, that is not possible. So my request to everybody is to contribute in that group and come forward to do networking and merger with other CA firms, maybe in the same region, maybe across other regions also. And soon all the 5 regional council will come together on one platform to do this activity. So that we will announce in the due course when we achieve that target. But presently, we are very serious at NIRC to strengthening our SMP practitioner. So those who can contribute to that, so please come forward. We can take you as special invitees to the group, and those who are actually started doing networking and merger. So we are happy to invite all of them. Apart from that, our second initiative is also in progress regarding the tree plantation. So we are doing, and we have a target of planting 1 lakh trees in my region. And I am happy to announce today that today afternoon we have entered into an MOU with North MCD, and with North MCD they have agreed with us that we will be planting 20,000 trees with North MCD in the area of North MCD. They are making 7 mini forests in North MCD area. So we have already talked to them, and nitty-gritties have finalized, and 20,000 trees will be planted only in North Delhi with the help of North MCD, which will be purely maintained by North MCD. So this is also a concern for us, that every year we used to plant trees, but nobody is taking care of these trees. So this time the North MCD have come up, and they have agreed to maintain them for future. So that's why we have entered into that MOU with North MCD, and they will do it. So I request all the members who are present here that if you want to help us in this initiative, please come forward, join us. We will send you the trees, even if you are ready to plant 5. So Anil ji is here. So Anil Srivastava ji, when you come back to Delhi, plant 5 trees in your area. We are happy to provide you these 5 trees, but it is not only plantation, you have to nurture them also for at least for next 6 months. So any of your members who are here, who can contribute is towards this tree plantation drive. I think Sanjay ji is here, so I can announce Sanjay ji, Voice of CA have already given its in principle consent to help NIRC, to help ICAI in this initiative. So on behalf of Voice of CA also, I request everybody that please come forward, join us in this tree plantation drive.
So this is the second big initiative that in NIRC we are taking. Apart from that, learning process is still going on. So our seminars, webinars is going on. So our next webinar is on stock market on Friday and on FEMA on Saturday. So that's a continuing. You are receiving the mails. So stay in touch with us on NIRC front about the activities that we are performing in the NIRC. But the need of the hours as of now is tree plantation and networking and merger of CA firms to strengthen and make the bigger firms to have a competition with the bigger MNC firms that we are having. And believe me, friends, once you increase your strength in your firm by adding good people along with you, you will see the change in the kind of practice, the kind of negotiation skills with the client that you have. And time is for Indian big firms. So try to make your firm bigger so that Indian entrepreneurs and listed company will come to you. You will serve them in a better way. So that's the dream that we want you to carry. So with this, thank you very much, Sanjay ji. Thank you very much, Ashwini ji, for providing me this opportunity to interact with members. So thank you. Over to. थैंक यू अविनाश भाई. ऑलरेडी हम लेट है. मैं संजय जी का बस इतना ही बायोडाटा 2 शब्द में पढ़ूंगा क्योंकि ये आज के हमारे स्पीकर हैं, ताकि हम प्रोग्राम स्टार्ट करें. अश्विनी जी एक सेकंड अपने बार सुशील जी अभी आए हैं और पुष्पिंदर दुग्गल जी भी फर्स्ट टाइम आए हैं. एक बार अगर 2 शब्द बोल दे तो नहीं सारा पता क्या लास्ट में करवाते हैं, लेट हो जाएंगे. अभी सुशील जी से करवा लेता हूँ. सुशील जी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मतलब एड्रेस करें जल्दी, क्योंकि पता है मेंबर वेट कर रहे होंगे. 23 मिनट और वी आर लेट ऑलरेडी. सुशील जी सर आज हमारे मॉडरेटर हैं. सुशील जी को रिक्वेस्ट करूंगा सर. कल चेयरमैन टेक्निकल सेशन है. अच्छा जी, तो फिर मैं इतना ही कहूंगा. आप म्यूट है सुशील जी, आप म्यूट है सर. थैंक यू अश्विनी जी. आज मेरा रोल है नहीं, मेरा रोल कल के लिए है, कल के सेशन के लिए है. आपका रोल परमानेंट है सर. ऑल द वे थैंकफुल एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी precious time out of the valuable information which Sanjay ji is now going to share with us. So I think you kindly proceed. Thank you so much. I also welcome पुष्पिंदर दुग्गल जी जो हमारे पास चेयरमैन रह चुके हैं चंडीगढ़ के, और पीयूष बंसल जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं. थैंक यू वेरी मच. संजय जी का बायोडाटा मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि बीइंग अ स्पीकर है, ये 3 बार काउंसिल में रह चुके हैं और तीनों बार जब ये काउंसिल में रहे हैं इन्होंने पूरा कंट्रीब्यूट किया इंस्टीट्यूट को, और हमें इंस्टीट्यूट को कंट्रीब्यूट करने वाले बंदों की आज की डेट में जरूरत है. जिस हिसाब से हम जानते हैं कि इंस्टीट्यूट की जो रिप्रेजेंटेशन टू द अथॉरिटीज है वो काफी रिड्यूस हो चुकी है. हमें ऐसे बंदे चाहिए जो इंस्टीट्यूट को न्यू हाइट्स पे लेके जा सकें और इंस्टीट्यूट के हक के लिए लड़ सकें, और संजय भाई हमारे उन्हीं में से एक हैं. और मैं आपको ये भी बता दूं कि संजय जी हमारे रीजन में वन ऑफ द बेस्ट रहे हैं जो सर्च एंड सीजर के केसेस को हैंडल करते हैं, और इनके पास काफी बड़े बड़े ग्रुप ये हैंडल कर चुके हैं. ही इज द मोस्ट सॉट आफ्टर स्पीकर. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय जी को कि वो सेशन स्टार्ट करें क्योंकि बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज पैनलिस्ट. संजय जी, ओवर टू संजय जी. जो पैनलिस्ट आज अवेलेबल हैं, चेयरमैन साहब अविनाश गुप्ता जी ने टाइम निकाला, और हमारे प्ले के डायरेक्टर जनरल अनिल जी, गौरव गुप्ता जी, अतुल पुरी साहब, और हमारे जितने भी आज जो है पुष्पिंदर दुग्गल जी पहली बार मुझे पैनलिस्ट में मिले हैं, उनका भी पास चेयरमैन, उनका भी मैं जो है आज स्वागत करता हूं. आप सभी लोग इसी तरह जुड़े रहें. हमारी यंग टीम करण अग्रवाल जी हैं और मेंटर्स में सुशील जी हैं. महंगी साहब हमेशा जो है ज्वाइन करते हैं हमें वहाँ से जम्मू से. प्रद्युमन ये भी मेरे क्लास फेलो रहे हैं, हम दोनों एक ही सीट पे बैठ के पढ़े हैं इंस्टीट्यूट में. तो आप लोगों का सबका करता हूँ. अरविंद मिश्रा जी भी मेरे साथ जो हैं वो एक अपनी कंपनी में हम लोग काम करते थे, तो वहाँ पे साथ में थे जहाँ मेरे प्रिंसिपल थे. तो मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ, और आने वाले टाइम में हम लोग ये देखना चाहेंगे कि ये जो ड्राफ्टिंग है जिसको गुरुजी ने अभी explain किया, that it has now required a special attention, and as such at Voice of CA we have thought it fit that we will do this particular seminar or webinar, and we will try to see this that
quality contents are given. As Ashwani ji has said that we have done 3 courses prior to this. Let me tell you, when we have done the first course, we have not been able to get much numbers. But today we have large number and more and more members are joining, because everybody knows that first 5-10 minutes we talk about general things. Now, let me tell you, friends, that 2 story. I'll tell you why this is important. Language, why the drafting is very important and it can be fatal also. एक मैं भजन सुन रहा था और उस भजन में जो है ये बता रहे थे अनूप जलोटा जी कि भगवान कृष्ण जो थे उनको जो है मक्खन खाते हुए जो है वो यशोदा माई ने देख लिया। पहले उनकी बड़ी शिकायत आती थी, वो बोलते थे तो कहते थे नहीं नहीं ये सब लोग मुझे देखने को आने को कहती हैं गोपियां, लेकिन आज उनको पकड़ लिया गया। अब जब उनसे पूछा गया भाई कृष्ण जी ये बताओ तुमने मक्खन खाया, तो उन्होंने कह दिया मैं नहीं खायो। और इसके पीछे बड़ा लंबा वार्तालाप होता रहा और जो इन्वर्टेड कॉमा में उन्होंने कहा मैं नहीं खायो, अगर उसको एक बार में पढ़ेंगे तो वो मैं नहीं खायो है। और उसको जब उन्होंने लास्ट में कंक्लूड किया तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये कंक्लूड किया कि मैंने ही खायो, मतलब मैंने ही खाया है। और पहला जो स्टार्टिंग उन्होंने किया था वो उसका इंटरप्रिटेशन था कि मैंने नहीं खाया। एक ही वर्ड का एक कॉमा फुल स्टॉप क्या जो है कर सकता है, ये जो है इस पर्टिकुलर जो है वो सेंटेंस में ये आया। अब दूसरा एग्जांपल दूंगा, राजा बीरबल ने, ये एजेस ओल्ड जो है ये चीजें हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है। राजा बीरबल ने एक बहुत घनिष्ठ मित्र को उनके राजा ने कहा कि तुम फांसी इसको देनी है और जो है इनको जो है वो कारागार में डाल दो। अब क्या हुआ कि राजा ने उनको कहा कि भाई तू इसका जो है ये कारागार में डालने का ऑर्डर बना दे बीरबल को। राजा को मालूम था कि बीरबल का ये बहुत घनिष्ठ मित्र है, लेकिन राजा जो है ये चाहता था कि जो है कि इसको जो है वो छोड़ दूं, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता। तो अब क्या हुआ कि बीरबल ने जो ड्राफ्टिंग करी उसको आप देखते हैं। जब राजा के सामने वो पेंसिल से ड्राफ्टिंग करी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंसिल से ड्राफ्टिंग करी, तो उसमें लिखा छोड़ो मत और फिर कॉमा लगा जाने दो। अब जब ये ऑर्डर वहां सर्व हुआ वो कारागार पे, तो उसमें कॉमा जो है छोड़ो, छोड़ो पहले और मत जाने को दो को, तो उसमें इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि उसको छोड़ दो। अब ये जो इंटरप्रिटेशन हुआ इसको मैं ड्राफ्टिंग के अंदर आपको आज बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाई दिस ड्राफ्टिंग इज इंपॉर्टेंट, और उसको जो है हम आज देखेंगे कि जो है कैसे जो है नेक्स्ट। बट वन डिस्क्लोजर आई वांट टू मेक दैट दो आई हैव tried to make this presentation and these are having lot of links, because every drafting I am giving you the exact drafting which we are doing or which is likely to be done. We have removed the name, and as such it might be possible that there are certain errors have occurred, but intent is only to present here that this way we have to do the drafting. Next. So what is the notices in income tax? Today we are dealing in income tax only. We have to draft 143(2) replies or 148 objections or 153A or C. 153A and C we will deal tomorrow. So today we have to, once we receive 143(2), we have to give a response within 15 days on the preliminary issues. जो issues आज की डेट में, जैसे कि आज एक इशू आया कि आपके जो है वो हैवी क्रेडिटर है, तो आपको जवाब देना, अभी कोई शो कॉज नोटिस नहीं है, तो we have said that we have this much total creditor, this much is the turnover, this much is the people, those who are secured or those who are not payable in this year as per terms.
etc. So we have tried to give an answer, preliminary answer. With this request that if you want more detail, you are most welcome. Then if suppose it is a 148, then I have to ask for the reason to believe. Now in new regime, after 1st April 148A, this will be substituted with something else. The procedure has changed. Instead of reason to believe, they will issue us the total reason to believe even before filing the return. And as such, we have to file reply within the given time of 7 days and maximum 14 days. That is being provided in capital A of 148. Then अशोक बत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. वेलकम सर. नमस्कार सर, मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा बिकॉज ऑफ दी पीपीटी. सर अपनी आवाज से एक बार नमस्ते मेरे जवाब दे दें. संजय जी नमस्कार. मैं तो देख रहा था ड्राफ्टिंग में क्या सिखा रहे हैं आप, तो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो आउट ऑफ कोर्स है मेरा. एनीवे आई एम हियर. थैंक यू सर. अब आ ही गए तो थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि इनकम टैक्स को जीएसटी में चेंज कर देंगे आगे. ठीक है सर. थैंक यू सर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर always some of the legal issues in the every case and some of the factual issues. So we have to give response at the assessment level also. हमें assessment level पे भी legal issues के जवाब देने. एओ नहीं सुनेगा कोई बात नहीं, एओ काउंटर करेगा कोई बात नहीं, एओ पूरा जवाब नहीं देगा कोई बात नहीं, लेकिन लीगल इश्यूज हम कभी भी रेस कर सकते हैं. लेकिन अगर उनको फर्स्ट स्टेज पे रेस करेंगे तो एपीलेट में हमको इसका काफी फायदा मिलेगा. ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट स्टेज पे लीगल इशू रेस कर दो तो एओ एंटोगनाइज हो जाता है. सर ऐसा नहीं है, उसको भी लैंग्वेज में हमको रेस करना है. एंटोगनाइज करना और रेस करना ये भी एक आर्ट है, इसको हम आगे देखेंगे. फिर फैक्चुअल डिटेल्स पूरी होनी चाहिए. इसके बाद एक ड्राफ्ट असेसमेंट या शो कॉज नोटिस जिसे हम कहते हैं वो आएगा और उसको हमको जवाब देना है. उसके बाद फाइनल असेसमेंट की तरफ वो चलेंगे. इसके बाद आपकी स्टे ऑफ डिमांड, स्टे ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग, कोई एरर रह गई. अब जैसे हमारे कई केसेस के अंदर एरर आई हैं कि टैक्स कैलकुलेशन गलत कर दी. हमारे कई केसेस में आया कि आपके ATL नहीं दिया, ATC की डिडक्शन नहीं दी, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस नहीं दिए. तो ये सब इश्यूज हमको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि एपीलेट में जो कि रवि गुप्ता जी समझाएंगे, एपीलेट के अंदर इन सब इश्यूज को हमें लेना पड़ेगा. इसके अंदर दो फेसेट और हैं. एक सम्मन्स को कैसे रिस्पॉन्स करना है, और एक कोई नोटिस जो अगर 133(6) में आएंगे उनको कैसे. मैं फेसलेस की स्कीम को नहीं समझाऊंगा, मैं ड्राफ्टिंग की ही बात करूंगा और थोड़ा थोड़ा टच करूंगा जहां जहां हमको कुछ करना है. दूसरी और ड्राफ्टिंग जो आएंगी, सर्च वाली हम कल करेंगे, एपीलेट वाली रवि जी करेंगे. ये असेसमेंट में या असेसमेंट से जो रिलेटेड है वहां पे दूसरी आएगी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जो कि 10A फॉर्म जो है नया जो अब आ रहा है और जिसका भी विंडो ओपन नहीं हुई है पूरी, उसके लिए भी हमारी ड्राफ्टिंग जरूरी है. फिर लोअर डिडक्शन के लिए, एडजर्नमेंट के लिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी ये जो है इसके अंदर सब चीज़ों की ज़रूरत है. अभी एज ऑन टुडे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विंडो नहीं खुला है, खाली एडजर्नमेंट का खुला है, इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में अभी नहीं बात कर पाऊंगा. नेक्स्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द जीरो. Those who are senior, they may not be requiring all these things, but still for the purpose of younger generation and for the purpose of the people, those who are doing first time the faceless, for them it is very important. अभी गुरुजी ने बताया कि जो facts हैं उन्होंने कहा कि वो पूरे बताने चाहिए, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको facts जो हैं पॉइंटर मैनर में भी बताने हैं. आप डिटेल्स भी दें और पॉइंटर में उनको कंक्लूड करेंगे. उसके बाद प्रिसाइज और एक्यूरेट होने चाहिए. कहने को हमने कह दिया प्रिसाइज और एक्यूरेट,
प्रिसाइज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी हम एक 148 का जवाब बना रहे तो हमें बैक ऑफ द माइंड में ये पता है कि उसका जो है पेनी स्टॉक का केस है, लेकिन जो मेरे पास कम्युनिकेशन आई एओ की, उसके अंदर एओ ने पेनी स्टॉक का जिक्र नहीं कहा। उसने ये कहा कि आपकी ये एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन एंट्रीज आपने ली। तो मैंने उसके अंदर जो जवाब दिया है उसके अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये कहा है, क्योंकि अगर वो अपने रीजन चेंज करेगा तो मुझे एक लीगल ग्राउंड मिलेगा कि एओ जो है वो उसने स्टैंड चेंज किया है और वो एकोमोडेशन से पेनी स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। एंड एज सच रीजन टू बिलीव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंश्योर करना है कि प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मैनर में डालना है। मेरे पास जो इंटरनल नॉलेज है उसको तभी यूज करना है जब उसकी रिक्वायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट, एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन और प्रोस्पेक्टिव ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। अब क्या है सर, यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट आ गई। मान लीजिए एओ क्वेश्चन कहता है कि आपके कितने एग्जेम्प्ट इनकम है और आपके कितने एक्सपेंडिचर है। नाउ द थिंग इज दिस, आई मस्ट एनविसेज दिस थिंग, आई मस्ट presume this thing, I must understand this thing, that the next question or the back of the mind of the assessing officer is to ask the question regarding the section 14A. If there is a question in relation to the share capital, if there is a question in relation to reduce in the gross profit rate, GP ratio, and I am just giving the simple answer, in such a situation it may lead to a trouble that this is an show cause which has already been given to you and you have not replied it fully. So I must understand the question, the answer to the extent which I have to give the answer. It's very important. Next, we have to see this, that all replies have to be made in heading, subheading, small sentences, accurate claim. Please do not make any claim which you later on cannot substantiate. So we have to be very pointed out about it. So these are the about the explanation of various situation which we have to cater in the drafting, which I will take you in the next few slides. Next, is it right time to raise the legal issue or we have to wait till some time? So this is a question of fact that we have to decide when we have to take the legal issue. For example, in the various 148 which we have received and which have been issued after 31st March, जैसे गुरुजी अभी बता रहे थे कि बहुत सारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहीं कह दिया एक दो केसेस के अंदर, तो वो भी हम इसमें यहाँ डील करेंगे। लेकिन हमको लीगल इशू अभी रेज कर देना है, अगर अभी रेज नहीं करेंगे तो वो बाद में बहुत लेट हो जाएगी। नाउ सो आई नीड टू ड्राफ्ट द लीगल इशू ऑल्सो। Inference drawn from a specific point of law shall be explained in the context of matter in hand. ऐसा नहीं हो कि आप किसी ऐसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे कि सर्च केसेस के अंदर अभी कल बात करेंगे कि पर्टिकुलर लोग कह देते हैं इंक्रीमेटिंग नहीं मटेरियल मिला, तो हमको ये देखना है कि इंक्रीमेटिंग है, इंक्रीमेटिंग की डेफिनेशन क्या है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो इसलिए जो है वी हैव टू सी व्हाट इज द मैटर इन हैंड at present. Next. Now, proper grammar and language, though I am also a government school taught, but let me tell you over a period of time, it is very important. And मैंने grammar का अभी example starting में दिया था, मैंने ही माखन खायो और मैं नहीं खायो, दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। इंग्लिश के अंदर अगर आप किसी को चीप कहें तो उसका मीनिंग कुछ और है,
लेकिन डिक्शनरी मीनिंग ऑफ चीप एंड इकोनॉमी बोथ आर सेम। और अगर मैं अपनी वाइफ को ये कहूँ कि तू चीप है, तो जरूरी बात है ना तो खाना मिलेगा, डंडे मारेगी, घर से निकाल दे। और अगर मैं कहूँगा तू इकोनॉमी है तो मुझे अच्छा खाना मिलेगा। बट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ बोथ द थिंग्स आर सेम। If you see the dictionary, you will find in the same row. So while drafting, I must use a language, and it should not be double use. Double use नहीं होना चाहिए, single होना चाहिए, proper grammar होनी चाहिए. That is it. Concise and use short sentences, मैं पहले बता चुका हूँ. And in writing the story, it should not happen that we overlook the important point. Last one. Please incorporate the introduction of the case. What you are doing, what your assessee is doing, what is his business, what type of business. If suppose I'm a trader and you have charged manufacturing expenses, so you have to look to the P&L also. If you are a trader, how the manufacturing expenses can be claimed. And if suppose you are a commission agent, then you will have a netting, but your GST will have both purchase and sale. There may be something else also. You are showing in the case of the day trade transactions of the stock exchange, the net profit or loss. Whereas in the turnover, which is reported to the income tax department by the exchange, may contain the figure of your buying and selling. But you need to see this, how I have to justify this thing, because if he is bringing this to my notice that there is a large transactions in the shares and you have shown very little profit. Now I have to tell him, sir, there is a form DB, though it is not applicable in the law, but most of the broker gives. And in that, there is a code 01, 02, 03, 04, 05. 01 talks about purchases and delivery. 02 talks about the sales on delivery. 03 talks about some derivative. 04 may be day trading. So this way, I need to tell the assessing officer, since it's faceless, I have to be very careful about explanation and the right source from where I have to give the comparison information. And finally, I must conclude my letter and with a particular that in case you are not in agreement, an opportunity of being heard or details may please be given to us. And as such, if you have to travel by chance to the future or in the CIT appeal or to the higher forum, in that case, you will have this particular paragraph to your rescue that you wanted to have the personal hearing, but they have not allowed you. So this is important. Now, let me take you to the next 143.2. I would not like to deal much on this, but let me tell you, they will now serve 143.2 and a 15 days time, which can be extended, will be given to you for giving a preliminary reply. Then the scheme of faceless was introduced from 143.3a and the notification are given in 143.3b, and as per the latest amendment, no notice can be issued after 31st March 2021. And the notification which are issued, they are 61, 62 onward so far as the scheme is concerned. So I'm not taking much of them. If you have any question, you can write in the question answer. After finishing this, I will try to cover the question answer. So earlier was the scheme 2019 e-assessment. Now it is renamed as faceless scheme 2019, renamed with effect from 13th of August. And this will not cover the cases which are in central charge, means central circle, or which are related to international taxation, including the transfer pricing. Now, very important, this has to be used in the case any order is passed by an AO which is not faceless, other than two which I have mentioned about the central charge or the international taxation. What the
law has said, it said that any assessment order passed by the department which is required to be passed through faceless assessment shall be treated as non-est if it is passed otherwise. So it means nobody else other than NEAC can pass an assessment order, and as such, inquiry which are being today conducted by the jurisdictional AO, in my opinion, are not correct proposition. 148, which has been opened by jurisdictional AO, is also to be challenged because they will not be able to pass an assessment order other than in faceless scheme if they are not covered by central charge or international 2 exceptions given. Earlier, the reassessment was also an exception. Now, all reassessment cases, as on today, all 144 cases are to be done in faceless assessment. No exception has come till today, and 31st March 21, the date on which a notification can be issued has already ended. We are standing today in July 21. Unless until that date is extended to 31st March 2022, no notification can come. Next, please. Now, there are SOP which has been issued on 19th November 20. I will not take much of the time, but this is the process in which you will get your initial questionnaire, which you have to reply within 15 days. Then they will issue a 142.1. Initial will come with 143.2. Then adjournment to initial notice also. Then procedure for 142.1 and 144 is also given. Then how they will levy the penalty for 272A is also given. Then how they will analyze the information, how the assessment unit will work, how the verification unit will work, how the technical unit will work. Now these are the 3 units which are going to handle your matter. Maybe 1, maybe 2, maybe all 3, maybe 1, maybe 3. So this is important, that how and which authority they are dealing, and you will get the notices and you have to reply. For example, this technical unit will examine your legal issues. Assessment unit will not. The books of accounts, if at all, is to be provided. Today, they have not provided, but I have been told they are working, that they will like to have the AnyDesk, or they would like to have some, you can say, tool by which you can upload your books of account. Then this unit will also do the forensic data, devices, special audit. So these are the few things which the technical unit is going to handle. Now these are the few things which I am now leaving because we have already crossed. So let me move SOP, please. SOP we have already given. Now the next which has come by NEAC is on 9 February 21. How the 143.2 is to be dealt in the cases of the pending scrutiny cases, how they have to do. Now, if suppose your return is in 139.9 have been declared as invalid. So they have also provided that how you have to reply and how they will deal with such, you can say, invalid returns. It is enclosed in my PPT, which I will share later on. Now, the next, which is important, that what are the guidelines of them? ये थोड़ी सी दिखा दें guidelines. So these are the guidelines which have been given regarding the 133A. Tomorrow we will take this also. What they will do, how they will manage the affair. These are the standard operations which they have given. Then how they will handle the search cases, how they will do the 142.1. So this is how they will handle the 148. For example, 148, you will have interest. Now, I have not filed a return.
in response to 148. सर भी नहीं हुआ, माई अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा इन सच केसेस जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर शैल इशू नोटिस 142(1) calling for the information regarding the issue on the basis of which 148 was issued, subsequent to which assessment proceeding in such cases will be conducted by NEAC. So it means the non-filing will not go to NEAC because NEAC rule will apply or jurisdiction will apply only after filing the return, initial examination of the return file. In this case, jurisdictional officer seems to have been given the power to issue the questionnaire in respect of non-filing of the return in 148. Then, cases where return, cases where return has been furnished, then in that case, this will not be taken for compulsory scrutiny unless and until it is covered by cash. So this is important, that every return which is filed, even under section 148, if they find it that it is covered and they have already disclosed. So sometimes people ask me, जो अगर undisclosed income हमको कोई पता रह गई या वो रह गई तो क्या 148 में हम उसको रिवाइज कर दे? तो यहाँ क्वेश्चन आएगा, हम करना चाहें तो करें, so that we can with this particular notification that our cases may not come. Suppose मेरी इनकम ओरिजिनल 60 लाख थी, एलिगेशन 30 लाख का आया, मैंने 90 लाख की रिटर्न ही रिवाइज कर दी, but with a due caution that on 30 lakh you will be subject to penalty, etc. So this is what is in nutshell they have given. Escape. Next. Now checklist 263 कैसे होगा? डिपार्टमेंट ने इसकी भी चेकलिस्ट कहा है कि आप बनाइए और 263 दें. Next. Now this is the faceless view your notices where you can issue, and in the red portion on the right hand side and a yellow mark, this is the tab which is right now open till yesterday night, that seek view / adjournment. So if you have made an adjournment, you can view here, and if you want to seek the adjournment, you can seek here. So seek is the adjournment window which is there as per new e-filing portal is given. You have to give the reason. Last, in the faceless, there was a column where you can seek only maximum 15 days adjournment, but now they have removed in this, and as such the adjournment can be seek beyond 15 days, but not in the case of the first 143(2). There you will have to seek an adjournment for a shorter period. You can attach also some of the file like medical certificate or a COVID certificate, or if you are not in town, or your site is not working, or anything is not working, or there is a board meeting, or there is something other pressing engagement, and you want to prepare the information, you can attach here. So this is so far as adjournment is concerned. Yeah. Next. Let us come to issues. Now, the first issues which I am going to take regarding the further issue of share capital. Let me tell you, friends, this is going to be covered by section 56, subsection 2 and subclause 7b. And as such, when you reply initially, if there is a question which is being asked about the fresh issue of share capital, please try to give maximum detail in the first questionnaire itself. You have to see if it is a private limited company, whether the requirement of section 56(2)(7)(b) you have met or not, whether the rule 11(UA) you have taken the report of the valuation or not, whether the FMV has been worked out by your client, because today your UDIN is also compulsory. So you have to see that the value which you are going to give, it should match the
stamp duty value for the market value in the case of intangible goods, etc., in respect of the valuation of your balance sheet. So you have to attach the bank statement, etc. You have to attach certain other document also. Now you have to take a call that which of the document you want to attach, which of the document you want to retain for the future, which is not asked here. These are the factual questions which will depend upon the query raised to you. Now I will show you the exact drafting which we normally make in respect. For example, in this case, there is a question number 4 which has been asked to me regarding the fresh issue of the share capital. Now, what I am writing, as I said you, introduction. So what introduction I have gave you? Your good self was asked to furnish detail regarding the further issued and allotting during the year to Mr. ABC and complies of same with the provision of 5627B. Now this is the preliminary. Then what I am submitting, in this regard, it is submitted that the SSC company, now this you are writing as a council. Now if you are writing from the SSC point, from the SSC login or SSC digital, then in this case, you have to write that the SSC company as if you are representing the company and company is writing themselves. You will say that it is submitted, that company has issued. Now the SSC company, when I am writing as a attorney also will be had issued this much shares of ABC on total consideration. If it is more than 10 rupees, then how much is total? How much is the premium? Whether you have passed a board resolution, whether a special resolution, whether it is covered by a journal because it is in a premium. It may be a right issue. Then you need to attach your bank statement, and all these are required to be attached with page numbers. And the scan copy which you will attach, this can automatically, the scanner can number them so that you don't have to again and again do the scanning. Scanning technology, the numbering can be done. Then next paragraph. Since in the question he has simply asked me how you have complied with 5627B. Now I am going to tell him how I have applied 5627B. Registered values and mandatory required under Companies Act, and as such I have done it, and it was for 285. I have issued for 250 rupees, and as such there is no violation of 5627B, and a report as per Income Tax Act is also given. What section says, I must tell him so that he should understand I have tried to comply. Now this is what I have tried to tell him, that look, this is the rule which I have complied. This is the condition which I have complied. Next paragraph. Now, as I said you, preliminary you have given, substantials you have given, documentation you have given. Now, what else you are saying? In the light of the aforesaid legal provisions, it is pertinent to note that in case of further issue of shares by private limited company, valuation of fair market value as per discounted cash flow method, because my valuer has given the discounted cash flow method as computed by a merchant bank, is permissible to be considered as FMV. And as such, I have complied with this, and no 56.2 violation has taken place, or 56.27B has been complied with. So this is going to be the first question. Now let me see that share capital, if he is asking me a question, some of the things, or an unsecured loan, if he asks me, then I have to reply how. Now, as I said you in earlier, that I have issued a fresh. Now, he may issued me that not only 5627,
he may say that since you have issued the share capital, kindly provide that you have met the condition of section 68. Now, in the case of the public limited company, he may not ask you, but in the case of private limited company or closely held limited companies, he may ask you that kindly give your submission on the test of section 68. Now, what I have to do, I have to give the list as I have given in the earlier also. In the case of unsecured loan, their addresses and PAN also. Then I may have to attach the ITRV, bank statement, etc., confirmation from them, and if possible, their audited balance sheet showing my balance or in the schedule where I am covered, then payment proof of any interest which we have made, TDS return copy. These are the things which in earlier regime, we never used to give at the first instance. We used to wait. वो कहता था यार TDS return भी दे दो. TDS तुमने काटा नहीं काटा? Yes sir, अभी दे देते हैं. Now you will not have retake. All these things I must give. So I will show you one example how the share capital has to be tested on 68. Now again, this question may be question number 4. Now I am telling him that in question number 4, notice dated, it has been show cause. Now this is the stage when he is giving you a show cause or a draft assessment that why in addition of rupees 1 crore 87 lakh will should not be made under 68. As you have received this money from foreign entity and it is unexplained. Now I have to reply them. What 68 says. I am saying in this regard, draw your attention toward the provision of 68. I know he knows very well, but I am telling because every line, every word of 68 is to be met out. On legal analysis of the provision of law, it is clearly evident. Now it is a show cause. That was not a show cause, that was a general query. This is a show cause, a draft assessment order. That look, if you will not supply me the document, I'm going to add 1 crore 87 lakh rupees to you. Now I am in trouble now. I need to meet all. I need to meet every condition of 68. Now legal analysis, it is clearly evident that even if the primary onus is upon SSC to provide the reasonable explanation, the sum found to be credited in the books of account. However, where the initial onus is discharged by the SSC, the AO is under obligation to conduct independent inquiry and investigation in such matter and so on. 1.2. In the instant case, SSC company has done like this, KYC दे दी मैंने, investor entity का मैंने detail दे दी, उसके बाद मैंने FIRC दे दी. What is FIRC? Foreign Inward Remittance Certificate. FCGPR रिटर्न की कॉपी दे दी, कंपनी सेक्रेटरी का एक सर्टिफिकेट दे दिया जो उसको जो है आपकी FCGPR के लिए जरूरी होता है. पास 3 दे दिया उसको मैंने MCA का. उसके बाद मैंने उसको क्रेडिट वर्दीनेस के लिए अब क्या दे रहा हूँ, तो मुझे क्रेडिट वर्दीनेस के लिए लीगल प्रपोजिशन दे रहा हूँ कि लवली एक्सपोर्ट में ऐसा कहा था. एओ के टाइम क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि शो कॉज नोटिस आ गया, डिवाइन लीजिंग में ऐसा कहा गया था. जब मैं ये कोट करूं तो मुझे ये देखना है कि अपोजिट वाली मैं नहीं अभी दूं. जैसे एनआर पेपर मिल, एनआर आयरन में कुछ चीजें कही, उसको हम आगे नीचे एक्सप्लेन करेंगे. अब हम आ जाते हैं कि हम ये कह रहे हैं क्योंकि हमने 68 के पैरामीटर कैसे करें. पहले आइडेंटिफाई कर दिया उसका KYC, उसकी FIRCC दे दी, 68 के जेन्युइननेस के लिए बैंक की डिटेल दे दी, उसके बाद उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के लिए दी. ये 3 चीजें जब मैंने दे दी तो 68 के प्रीलिमिनरी ओनस मेरे पूरे हो गए. अब जो है उसको मेरे को दोबारा बताना पड़ेगा, भाई मैं तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं मानता. तो क्यों नहीं मानता? या तो ऑर्डर में लिखेगा या हमें वापसी देगा. And as such, I must say that it should be dropped. No adverse inference may please.
विड्रॉन। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब हमारे आ जाते हैं, नहीं शेयर उस पे लोन वाला है, दिखा दो। अश्विनी जी अगर आप हो तो देखिए कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं आया। इस स्लाइड के बाद मैं क्वेश्चन आंसर के लिए एक बार अपनी प्रेजेंटेशन को रोकूंगा। अनसिक्योर्ड लोन में भी सर हमने यहाँ पे 68 को कंप्लाई करना है, और 68 की कंप्लाई के लिए मैंने यहाँ पे उसको पहले लॉ बताया। भाई लो पढ़ लो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे चलिए, फिर मैंने विदाउट प्रेजुडिस आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट आई से कि इसने क्या करा, मुझे एक स्टेटमेंट दी कि फला आदमी ने तुम्हारे के स्टेटमेंट दी, इसलिए मैंने 148 के अंदर आपका केस खोला है। तो अब इसने मैंने कहा कि भाई तूने मेरे को खाली जो है 4 लाइन दे दी, कंप्लीट स्टेटमेंट तो दी नहीं, जो मेरे अगेंस्ट था वो दे दिया, और उसके बाद उसने कहीं फेवरेबल कहा, कहीं रिट्रैक्ट कर दिया तो नहीं बताया। और इसके अंदर हमने जो है फिर उसको ये सारी चीजें बताई कि कहाँ से आए, उसकी बैंक स्टेटमेंट दी, उसके बाद हमने उसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया, फिर हमने उसकी कंफर्मेशन दी। आगे चलो, ये दूसरे लोन एक एक करके लिए, फिर हमने केस लॉ बताया, और हमने कहा हमने सारे तुम्हारे पैरामीटर पूरे करे। ठीक है, चलिए अब यहां रुकिए एक मिनट ना। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने अब पेज वाइज उसको कंफर्मेशन दी, बैंक स्टेटमेंट दी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न दी, और रेलेवेंट असेसमेंट किए दी। इसके बाद फाइनली मैंने उसको ये कहा कि 4 करोड़ का जो ब्रेकअप था, 2 करोड़ 55 लाख, 1 करोड़ 79 लाख और 1 करोड़ 80 लाख, ये आपके जो है जेन्युइन है, और 68 के पैरामीटर में ये सब है, आप इसका कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं ले सकते। अब एक बार अपनी प्रेजेंटेशन बंद कर दें। लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर। देयर आर 6 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन यस, Aditya Bansal ji, issue scrutiny notice for 2021 did not specify whether the selection has been done manually or cash. देखिए सर, सिलेक्शन सारा का सारा मैनुअली नहीं हो गया। आदित्य जी, पुरी साहब आपकी आवाज आ रही है, एक बार म्यूट कर लें। There is some noise is coming. या सो कैश से ही हो रही है सारी। टू मेंशन कैश इन नोटिस वाज प्रिविलेंट फॉर मैनी ईयर। अभी वो नहीं भी दें तो आप उसको नहीं कर सकते, इट इज देयर इंटरनल मैटर। नेक्स्ट, आदित्य बंसल जी के हो गए। एक मिनट में नीचे आंसर एक मिनट छोड़ दो, इसको हटाओ, काट दो। एक सो आदित्य जी आपका आंसर मैंने दे दिया है। नेक्स्ट इज अंशुल गुप्ता, कैन वी गेट द प्रेजेंटेशन लेटर? श्योर, you will get after the end of the program. all three series you will get, because I may incorporate some of the changes which will come as a suggestion or the pointer in the presentation. Don't worry about it. Ajay Kumar Agrawal ji, application of 5627B is allotted above the value as per valuation report, applicability of 5629B for difference in valuation and section 68 for entire share capital for want of ICG. Yes, you are correct. Everything. There will be 3 questions and I have tried to give you the answer for all the 3. अशोक सिंगला जी, अगर आप मेरे आंसर से कहीं भी आप कोई चीज करना चाहें तो आप एक बार उसको अनम्यूट भी कर देंगे अगर आपको लग रहा है. सो यू मे राइट इन द क्वेश्चन दैट यू वांटेड टू गेट योरसेल्फ
unmuted or you can raise your hand. Ashok Singla ji. Sir, in one of my case, in my client, the jurisdiction officer issued notice on 25th June to file reply within 2 days under section 133(6) to open the case through email. Whether it is valid, we do not reply the case was opened. Sir, it is going to be a question that if it is issued only on the basis that you have not replied 133(6), so in that case you can take that legal issue and it will be without a reasonable cause or without a proper opportunity given to you. So let you take the reason to believe from them. This will be in respect of old regime. You have to take from them because 30th June for them the last day. That is why they have issued like this. But you can challenge and you can draft in 148 objection that this is not valid. And not only this, this cannot be issued after 31st March. This is also important. We have to mention also. Then Aditya ji, again, whether multiple adjournment possible now on website? Yes, but only after the disposal of one. Suppose today I have asked for an adjournment for 10 days. Now, if I do not get in refusal to that adjournment, I can ask for another 10 days in the adjournment. So they have not. If suppose that is not possible, then what you should do, you should file the response which is partial. Now e-utility is yet to have the full functionality. So we have to see what is the availability here. Rajat Agarwal ji, the email is in the notice is wrong. Email in the notice is wrong. Is it possible to change the email whether the notice where the yes, in my account, please go and change your email ID and you can write a letter also to your jurisdictional officer if they are not doing, but you should change your email ID primary and secondary in your registered email e-account. Jeevan Khanna ji, Amritsar se hain shahar. Whether the existing private limited can issue share at face value to its existing shareholder. Sir, आपका 56(2)(10) भी लग सकता है. So we have to see. Yes, you can issue in any case, but you have to see whether you have to offer an income or not. Issue under 148 old regime by the jurisdictional AO issued on 30 for 16-17 on family member of CA can be challenged. Yes, it can be challenged. We will deal little later on and you can ping me otherwise personally also. Lovely. Vikas Kalraji, regarding notice 148 received on 17-18, the notice is issued by jurisdictional ITO signed in the name of AO, mentioning the jurisdictional way. Is it valid? Yes, there are school of thought. Some of our seniors are saying yes, it is valid. And as I showed you that the jurisdictional officer can communicate with you, but I have challenged in most of the case and they have been challenged that look under the faceless jurisdiction, you have no jurisdiction to issue. So let us see what the reply comes and what the court says. Ajay Gupta ji, sir, is it advisable to quote judicial citation at the first or second reply? I think if he has given you SCN, then we should give it. But second reply, at least if we are seeing it that he is turning or he is misunderstanding something, then we must give. मैंने शो कॉज वाली आपको सर जुडिशनल दिखाई थी. अमित गोयनका जी, same. This I have already given. It is to be challenged. Aditya Goyal ji, can we contest the selection criteria adopted by CAS, especially if they have, for instance, say stated that GP rate? You can challenge 148, but normal 143(2) cannot be challenged. You have to take this stand that your selection criteria itself is wrong, and as such you should drop the proceeding. You may try. I have not done yet in the new regime. Start a company. Sorry, brother, I am not taking the law at time. For this, we'll have some other
session. There are exceptions for the startup also, so we have to see this. Lavish Goel, issue notice by this is already answered, sir. Notice issued Sachit Gupta ji after filing return itna issued by you by email, what to do? 142(1) की कौन से सर 148 कौन से साल के इशू कर दिए उसने? अगर आपका 142(1) का बिलेटेड रिटर्न का है ऑलरेडी, या आपने ऑलरेडी 148 एक इशू हुआ है उसके लिए उसने आपने रिटर्न फाइल कर दी और फिर दूसरा 148 दे रहे हैं, तो आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा. योर आंसर इज नॉट क्लियर, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर. एक बार कंट्रोल रूम नोट कर लें. सचित गुप्ता जी को टाइम मिला तो हम अनम्यूट करेंगे. सचित गुप्ता जी को. Sachit Gupta. No reason has been furnished with notice. Yes, you have to, because notice will be submitted later on. So you have to ask for the reason to believe in the old regime. Yes, Dhanuka, can SSC be allowed to know the reason for issue of notice as per the new? Sir, in new 148 regime, you will get the show cause itself, where they will give you the entire detail. So do not worry, and they have to pass a speaking order for it. This also. Vinay Goel ji, शायद करनाल से हमारे, return in response to file. What is the last date of issuance of 143(2)? Let me tell you, friend, it is 6 months from the end of the financial year in which notice has been issued. Vikas Karla ji, notice is also not appearing in e-proceeding tab on portal. E-proceeding tab में अगर notice नहीं आ रहा है और आपको email पे आ गया तो kindly check उसका DIN number. अगर वो भी नहीं है तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने ये कहा था कि उसको कूड़े के डब्बे में डाल दो. ये सर जो ई टैब है ना, इसमें पीछे की डेट में भी कुछ डल जाता है, तो आप अगर देखना चाह रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए. वैभव अग्रवाल जी, क्वेश्चन आपका आया नहीं. एक बार वैभव अग्रवाल जी को भी कंट्रोल रूम काइंडली नोट, वैभव अग्रवाल जी का क्वेश्चन आया नहीं है, उनको भी हमें अनम्यूट करना है. अजय गुप्ता जी, can an AO transfer jurisdiction of an SSC to another AO in the other state? No, 127 order is required. Lavish, okay sir, thank you. I am also thankful to you. You have joined us. You have given your time. For reassessment 140, which were to be opened by 31st March 20, were texted. Will the notice issued by any? Sir, ये मैं already deal कर चुका हूँ. We are challenging in some of the cases. Let us see what fate comes. But section 56(2)(10) is applicable individual to individual. 56(2) जीवन जी, अगर मैं एक बार एक्ट लाना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं सर, किसी में भी कवर होता है. अभी एक सेकंड देखते हैं, निकालो 56(2). वैभव जी, अभी सर मैं आपका क्वेश्चन पाक कर रहा हूँ. जीवन जी, सर इन एनी of my case notice is issued as complete scrutiny but no reason have been mentioned and time of reply. नहीं सर, वो उसमें डिटेल देगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं है तो आप माने. 56(2)(10) sir, where any person, it is not individual, any previous year from any person or person on or after 1st April 2017, any sum of money without concession, aggregate value of which exceed 50,000, any movable property, ये सारा इसके अंदर सर दिया है. स्टैम्प वैल्यू भी मेंशन कर रहा है, और इसके अंदर पर्सन की डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो आपका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं लिखा है कहीं. तो सर एक बार इसको लीगल इशू को अगर आपका कोई है तो आप मुझे पिंग कर लें, हम डील कर सकते हैं. बट सो फार एज prima facie what today I am in drafting, I am not in legal reply sir. सर ये वैभव जी
ये आप मांग सकते हो उससे सर कि आपके क्या रीजन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम बताएंगे हमने आपका केस क्यों लिया है। ये ऑलरेडी आंसर दे दिया है जी, सचित जी का ईमेल है तो आप अपने अकाउंट में चेक कर लें। हाँ, कंट्रोल रूम चैट बॉक्स के अंदर मेरा नंबर दे दें, मेरा ईमेल आईडी दे दें। In case of notice, we need to visit personally. No, nothing. No personal visit is required. email ID दिया हुआ है सब AO का भी, और आपके इन्होंने NEAC के भी दिए हैं आपको। आप माई अकाउंट में जाके अपना जो भी करना है पर्सनली, सिर्फ और सिर्फ सर्च केसेस, सेंट्रल चार्ज और इंटरनेशनल टैक्सेशन इंक्लूडिंग TP। Notice issued 15/16, whereas the case under 143 and edition made already settled विवाद से। Yes, it can be issued if it is when the reason will come, and राकेश जी अगर वो सेम रीजन है जो आप विवाद से विवाद में ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो जो है ड्रॉप होगा, अदरवाइज इट कैन बी इश्यूड। 263 नहीं हो सकता। ज्योति महाजन जी पूछ रही हैं, Sir, one of the client received a notice 143/2021 related to unsecured loan creditor. Now to give response to this notice, as I said in the that I have to reply about these are the unsecured loan, this much is new, these are the confirmation, these are their PAN number, and these are the creditors, these are their confirmation. You can give if it is possible, otherwise wait for the query. 127 can be challenged, yes, पर कामयाब नहीं होता है ज़्यादा। Sachit, you have a lot of questions. I am thankful to you. I think I have already replied for this. Vikas Kalra ji, sir, in the case you are challenging the notice of the jurisdictional officer to jurisdictional officer, you have an option. You may not file the return, or you, after initially objecting, you can file the return, or you can go without filing return to the High Court. That look, we are challenging it, and you can go to the High Court. But if it is a small case and you know it, then file the return, take the reason, and then again challenge it. Sir, I have head office in Delhi and branch office in Pune. Then whether jurisdictional AO will be the same or different head office in Delhi? Actually, the AO is determined on the basis of the address available in PAN data. So the jurisdictional officer, in all fairness, should be of Delhi. जीवन भाई अमृतसर वाले नमस्कार। अमर राय जी, कुछ नहीं आया आपका, आप पूछिए जो भी पूछना है। Where will be, if you want to file a writ, NEAC is having the your main jurisdiction. If you are Delhi, it is in Delhi. It is regional based, so you have to file the writ according to the your address, not NEAC. So आप अपने एड्रेस के, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर चंडीगढ़, देन यू चंडीगढ़ एंड हरियाणा हाई कोर्ट. इफ यू आर इन यूपी, यू हैव टू फाइल इन लखनऊ और इलाहाबाद. द जुडिक्शन इज अकॉर्डिंग टू द नोटिस रिसीव्ड, नॉट द नोटिस इश्यूड. सचित भैया, ये क्वेश्चन जनरल बाद में पूछना, लॉ करनी है, लॉ तो कर ले तो अच्छा है, मैंने भी करी लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ अभी लॉ की. इट इज बेटर टू अटैच फोर कोटिंग. ये सर मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ आदित्य गोयल जी को. अजय सर, सच ऑफ नाउ portal is not properly working. It is suggested to email the reply and document an email ID is in notice. Yes, you can do it and you should not wait. Shubham Sahu, sir, can appeal to ITT through portal. Yes, it is now valid in some of the town, so you may try. I have been told that it is open. Can we receive notice 133 for Bara issued after Tish? I don't think you can get the notice. 12-13 का अब नहीं आना चाहिए. Can be known the jurisdiction CIT अंदर faceless. फेसलेस में सर जुडिक्शन आपको अपने CIT अपील की नहीं है अभी, वो डिटरमाइन नहीं हुई है, फेसलेस ही है. वी फाइलिंग रिटर्न विल अमाउंट बी एक्सेप्टेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ इनवैलिड. नो नो नो, नॉट एट ऑल.
Filing the return does not mean that you have accepted. You may challenge later on. It is a process. You will not get reason to believe prior to filing of the return. You will need to go to the High Court then. Jyoti Mahajan ji, no response is mentioned in itna, only return you have creditor answer. ज्योति जी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अभी हमने एक केस में किया है. अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बात कर सकते हैं. कंट्रोल रूम आप मुझे वो दे दें. ईमेल आईडी ऑफ नेशनल फेसलेस असेसमेंट मैंने दिया है शायद. ईमेल आईडी किसी उसमें दिया था ना, एसओपी में. एसओपी में ई फेसलेस का दिया है. Yes, we'll try to, Gopal ji, we'll try to give you the email ID later on. So till now the question answer is not there. Now I will move further. It is 6:24. Sanjay ji, one question can I ask? Yes sir, बोले सर. ये 17-18 के नोटिसेस आ रहे हैं पोर्टल के, यानी उनके ईमेल पे आ रहे हैं, बट उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट, कोई रीजन नहीं दिया है. क्या नहीं दिया है? कोई रीजन, कोई उसके साथ एविडेंस वगैरह कि क्यों आपका केस फिक्स हुआ है 17-18 में. हाँ, तो उसका तो हम रिप्लाई यही फाइल कर रहे हैं कि हमारे रिटर्न जो हमने भेजी उसको रिटर्न ट्रीट किया है अंडर 148. सर एक्चुअली क्या है, ये पहले हो जाता था. अब इलेक्ट्रॉनिक रिजीम में मैंने भी एक जगह लिखा है, अभी इलेक्ट्रॉनिक रीजन में आपको रिटर्न फिजिकल फाइल करनी पड़ेगी ऑन इनकम टैक्स पोर्टल. लेटर से नहीं चलेगा. आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 234A का ब्याज ना लग जाए, क्योंकि पोर्टल जब कैलकुलेट करेगा तो अपनी डेट से करेगा. ITBA में वो प्रोसेस नहीं होती है पेपर लेटर वाली रिटर्न. सो आई हैव अ डाउट दैट यू कैन फाइल नाउ पेपर रिटर्न एज वी वर डूइंग अर्लियर. नहीं, हमने ये लिखा है कि हमारी रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). मैंने बताया सर नहीं वैलिड है, आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा. आपको इलेक्ट्रॉनिक फाइल कर देनी चाहिए टू अवॉइड एनी लिटिगेशन. तो सर पोर्टल ही चल नहीं रहा ना अभी. तो कोई बात नहीं, तो क्या होगा, खुलेगा, अप्लाई मिलेंगे, टाइम मिलेगा. ठीक, मैंने बताया स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हैं हम. ठीक है जी, थैंक यू. ठीक है जी, और विद डेट वाला रखिए. ठीक है सर, ठीक है. ठीक है जी. चलिए, अब संडी क्रेडिटर के बारे में सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे. आपको संडी क्रेडिटर के एड्रेस, पैन नंबर देने हैं, कॉपी इनवॉइस की लगानी है अगर कोई बोगस का आपको ऊपर क्लेम हो रहा है, आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, सब्सिक्वेंट आपने अगर स्क्वायर अप कर दिया है तो वो आप दे सकते हैं. ऑडिटेड अकाउंट अगर आपके हैं तो उनकी कॉपी ऑफ अकाउंट लगा दें अगर कोई बोगस की बात कर रहा है आपके ऊपर. TDS अगर बाई चांस आपने काटा हुआ है, TDS की रिटर्न जरूर लगा दें. उससे बहुत सारी चीजें होती है कि एग्जिस्टिंग है, बंदा है, सब कुछ है, तो ये सब चीजें लग सकती हैं. लेट अस गो फॉर दी ड्राफ्टिंग. अब सर हमने ना क्वेश्चन नंबर 4 ही पकड़ रखा है, बदल भी सकते थे लेकिन ये 4 ही पकड़ रखा है, क्योंकि हमने ये अलग अलग एसएससीज के उठाए और वहां से ड्राफ्टिंग उठाई. तो 4 नंबर ये मेरे जो है जूनियर्स ने इसको जो है कर दिया. भाई नंबर तो चेंज कर दो, कहीं 7 कर दो, कहीं 9 कर दो. सो नाउ हियर व्हाट वी आर सेइंग दैट एज ऑन, बिकॉज अब 2021 के आएंगे केसेस 148 के अलावा. अब इसने 74 लाख की मेरे को डिटेल कही, मैंने 74 लाख की ये डिटेल इसको दी है. ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, क्या मेरे सर्विस दी, गुड्स दिए, सर्विस दी, ये मैंने इसके अंदर डिटेल दी. इसके बाद मैंने क्या किया सर, कॉपी ऑफ अकाउंट लगाया, इनवाइसेस लगाई साथ में. उसके बाद मैंने कहा ट्रेड है, ट्रेड क्रेडिटर है ऑलरेडी मेरी बुक्स में. फिर मैंने 68 की आपकी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करा, आइडेंटिफाई करा क्रेडिटर को, उसका पैन भी दिया. फिर मैंने जेन्युइननेस के लिए बैंक अकाउंट के बारे में बताया, और क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिटर अगर बोगस कर रहा हो तो मेरे को प्रूव करना है. नॉर्मल क्रेडिटर के लिए क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होती है. और उसके बाद अगर फिर भी नहीं उसकी आत्मा को शांति है तो मैं जो है उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सर 133(6) के अंदर आप उनको बुलाएं. और ये एक सुप्रीम कोर्ट का केस कोर्ट किया कि साहब ये जो है उड़ीसा में ये उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं 68 लगा सकते, आपको जो है उसको पैरामीटर को करना है. ये हमने इसके अंदर ड्राफ्टिंग करी है. नेक्स्ट, कैश सेल्स. अब इसके अंदर क्या है, कैश सेल कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप 2 लाख से ऊपर किसी से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते. आपकी इनवाइस प्रॉपर होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव डिटेल होनी चाहिए, आपकी मार्केट से कंपेरेबल होनी चाहिए. ये भी एक इसके अंदर आ सकता है. क्लोजिंग स्टॉक आपका स्टॉक रजिस्टर से मैच होना चाहिए, ऑडिटेड अकाउंट से मैच होना चाहिए.
ये सब चीजें जीएसटी की रिटर्न से आपके वहां पे मैच होनी चाहिए, ये सब है। इसका मैं एक आपको कोशिश करता हूं कि मैं आपको एक इसका वो दूं। अब इसके अंदर हम क्या बताना चाह रहे हैं ऑन मेरिट्स, कि हमारे बिजनेस में ये सर डिमोनेटाइजेशन में बहुत काम आए। वहां पे उन्होंने कहा कभी तुमने माल कैश में नहीं बेचा, 7 और 8 तारीख की रात को सारा कैश में बेच दिया, तो हमको क्या है कि हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी दिए, ठीक है जी। उसके बाद हमने इनवॉइसेस दिए, फिर हमने अपनी परचेज जो है उसको जस्टिफाई किया, हमने अपनी जीएसटी की रिटर्न की कि हमने रिवाइज नहीं करी है भाई रिटर्न, क्योंकि इनके एसओपी में ऐसा कहा गया था। पार्टीज फ्रॉम होम गुड्स आर सो सोल्ड कैश हैव बीन ड्यूली वेरीफाइड, आपने वेरीफाई कर लिए। हम एक सिगरेट वाले का केस कर रहे थे, उसने बहुत सारे पैसे जमा करा दिए डिमोनेटाइजेशन में, बोले जी आप अपने सीसीटीवी की ला के दो, 15 दिन की होती थी, हमारे पास नहीं हुई, तो अब कैसे आ गया, छोटी सी दुकान है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर इसके बाद ये हमने बताया कि जीएसटी हमने पूरा दिया हुआ है, रिटर्न ने लगा दी सेल टैक्स जो जीएसटी की। आगे चलिए, एक मिनट, अब हम आगे लॉ में। अब हमने लीगल आर्गुमेंट क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये पूरी तरह से श्योर हो गया था कि ये एडिशन करेगा, तो मैंने लीगल ग्राउंड ले लिया। अब लीगल ग्राउंड क्यों लिया, चलिए। तो लीगल ग्राउंड मैंने इसलिए लिया कि अगर तुम नहीं, मुझे थोड़ा सा नीचे करो, यहां मैंने थोड़े थोड़े कर दिए कि कैश सेल को अगर तुम दोबारा जोड़ोगे तो ये डबल टैक्सेशन होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑफर कर चुका हूं। तो हमारे एक केस में, एक महानुभाव में हमें ये कहा कि भाई तुम अपना स्टॉक कैरी ओवर कर लो, ये वाला स्टॉक तो मैं मानता नहीं तुम्हारा था, स्टॉक कैरी फॉरवर्ड कर लो, तो अगले सालों में हमको बच जाएगा। लेकिन आप स्टॉक मेरा हिला नहीं रहे हो, कैश सेल को मान नहीं रहे हो, उसको 68 लगा रहे हो, उसके ऊपर 69 लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो ABCD। तो व्हाट आई वांटेड टू से कि आपको ये बताना है कैश सेल करना कोई जुर्म नहीं है, लॉ में परमिटेड है। 2 लाख से ऊपर प्रॉब्लम, वो भी करंट ईयर में, पिछले सालों में तो वो भी प्रॉब्लम नहीं थी, पिछले 1-2 साल से जो आया है प्रॉब्लम 269 ST, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लीगल ग्राउंड लिया। डीम डिविडेंड, ये मैंने जैसा बताया था, ये अब कंपनी को लगेगा, पहले शेयर होल्डर के हैंड में लगता था, अब कंपनी को लगेगा। तो कंपनी जो है वो अब उसको जवाब देना पड़ेगा और उसको ये अपनी चीजें एक्सप्लेन करनी। तो सर मैंने कंपनी के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट बताई, फिर करना जी बोलो। अब सर यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, हमने 222E के ऊपर पूरा जवाब बनाया, डिविडेंड क्या होता है। आगे चलिए, ये प्रेजेंटेशन सर पर्सन टू पर्सन अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे ही बनाओ। मेरा ये कहना है कि सीरेटम, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके कॉमा फुल स्टॉप, उसकी प्रेजेंटेशन, बोल्ड कहाँ करना है, केस कहाँ कोट करना है, पूरा लगाना है नहीं लगाना है, लॉ बताना है नहीं बताना है, शो कॉज का कैसे जवाब देना है, ये मैं चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलिए, अब यहाँ पे मुझे केस लॉ देना पड़ गया क्योंकि मेरा एग्जेम्प्ट इनकम से ज्यादा खर्चा हो रहा था, तो मेरे को देना पड़ गया कि तुम उससे ज्यादा नहीं ऐड कर सकते। चलिए और चलिए, अब यहाँ पे मैंने क्या करा सर कि एक लॉ में ये आया कि आपकी जितनी एग्जेम्प्ट इनकम जिन चीजों से हुई है उन्हीं के ऊपर 8D का डिसअलाउंस होगा, ना कि 50 चीजों पे जो कि अर्न ही नहीं करी। तो उसको भी मैंने कोट करा, उसको भी मैंने दिया। इससे मेरा एडिशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, इसको मैंने हटा दिया,
चलिए, फिर ये कुछ मैंने केस लॉ, ये एओ पे ही कोट करे, मैं आपको बताऊं शो कॉज देने के बाद। चलिए, तो मैंने इसको इस तरीके से जस्टिफाई करा कि ये डीम्ड इनकम नहीं है। चलिए नेक्स्ट 14A मैं बता चुका हूं, ज्यादा इसको स्किप कर देते हैं। गिफ्ट रिसीव्ड, ये जो है आपका, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर और लेना चाहूंगा, कुछ लोगों को अनम्यूट भी करना चाहूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है इसको वो कर रहा हूं। अशब कहीं भी आपको कोई हो तो आप बताएं। सर आपको गिफ्ट जो है जेन्युइननेस अगर आपको बतानी है, आपने रिलेटिव से लिए हैं, तो आपको नेम एड्रेस देना होगा, पैन देना होगा, बैंक स्टेटमेंट ऑफ डोनर देनी होगी, आपको अपनी दोनी की भी देनी होगी, ITR डोनर की देनी पड़ेगी, एफिडेविट देना पड़ेगा, ऑडिटेड अगर कोई हो तो वो आप दे सकते हैं। चलिए सर इसको दिखाएं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया सर। फिर अब इनकी भाभी से रिसीव हुआ है, तो मुझे भाभी है, अब पक्के वाली भाभी है या मुंह बोली भाभी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉ में उसने पक्के वाली भाभी को बोला है, मुंह बोली भाभी को नहीं बोला। तो ये जो है मैंने इसके अंदर ये बताया कि 4 लाख आए हैं। फिर मैंने बताया कि भाभी जी जो है वो बैंक स्टेटमेंट दे रही हैं। फिर मैंने बताया कि ये 56(2)(10) के अंदर कवर्ड है रिलेटिव। फिर मैंने यहाँ कवर करा, कहा 1 मिनट थोड़ी नीचे लाओ थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने ये कवर करा रिलेटिव की डेफिनेशन। चलिए, फिर मैंने कोर्ट बताया कि भाभी अलाउड है कि नहीं है, जेन्युइन मानो नहीं मानो, और इसके बाद मैंने कंक्लूजन कर दिया कि आप इसको कंसिडर करिए और डू नॉट गो फॉर एन एडिशन। चलिए नेक्स्ट, GPNP। यस सर, GPNP के अंदर अब कैसे एक्सप्लेन करना है, चलिए सर कोशिश करते हैं। सर अब यहाँ पे 9,41,000 का एडिशन उन्होंने प्रपोज किया। अब मैंने क्या दिया 9,41,000, मैंने ये बताया टोटल 25 करोड़ की सेल थी और मेरा GP 39 लाख था और 1.53 था। उसके बाद पिछले साल 16 करोड़ की थी, GP 33 लाख था, 1.99 था। अब मैंने इसके रीजन दिए कि साहब देखो ये पीरियड अंडर कंजेशन में ये पहले भी 1.82 था, फिर 1.32 रह गया। अब मैं इसके रीजन बता रहा हूँ कि एक तो सिर्फ पॉइंट डिप है। अब मैं डिप बता रहा हूँ क्या हुआ, मेरी डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ गई। अब जैसे मान लीजिए हमारे ऑफिस में हमने कहा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं आएंगे, तो हमारी कन्वेंस कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन क्लाइंटों की फीस कम हो गई, तो अब हमारा GP रेट जो है सर्विस इंडस्ट्री का कम हो गया। तो मैंने ये बताया कि लेबर कॉस्ट बढ़ गई। अब इसमें क्या हुआ, अब प्रूफ देते हैं लेबर कॉस्ट कैसे बढ़ गई। भाई कुछ तो इंक्रीमेंट दे दिया, नीचे करो, कुछ तो इंक्रीमेंट दे दिया, कुछ मिनिमम वेजेस बढ़ गए, तो मिनिमम वेजेस का जो सरकार का नोटिफिकेशन आया वो लगा दो, ठीक है जी, उसको दे दो। या इंडस्ट्री नॉर्म में ऐसे हो गए, आपके कंपटीटर ज्यादा हो गए, लेबर को रिटेंशन करना पड़ गया, वो आप रीजन दे सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद आपके कुछ परचेजेस जो है कॉस्ट बढ़ गई, मान लीजिए डायरेक्ट कोई, तो वो इनवाइसेस लगा सकते हैं। उसकी कोई रिपोर्ट हो कहीं, मान लीजिए कोई चीज किसी स्टॉक एक्सचेंज से या किसी मार्केट से वो करती है, गवर्न होती है, तो वहां आप उसका कंपेरेबल रेट दे सकते हैं, साहब पिछले साल और ये बढ़ गया। और उसके बाद फिर कुछ चाहें तो केस लॉ दीजिए, वरना अभी फैक्चुअल ही रहने दीजिए। तो ये जो है आपका डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। आपकी जो है वो ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ सकती है आपका, लेकिन मीटर रीडिंग ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ यूनिट नहीं बढ़ने चाहिए। आपकी कंप्यूटराइजेशन क्योंकि हर चीज हो गई है, आपके कंप्यूटर की कॉस्ट बढ़ सकती है, या आपने सैलरी जो है रिटेंशन करने के लिए बोला मैंने जैसे, तो ये सब रीजन हो सकते हैं। सेसेशन 41(1) ये भी सर एक बहुत बड़ा है, 3 साल से ऊपर अगर कोई लायबिलिटी खड़ी हुई हो तो उसको आपको रिन्यूअल करवानी चाहिए, वरना वो एडिशन कर देंगे। चलिए सर, इसको मैं जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये ऐसे जो है
41(1) को कैसे डिफाइन करना है, क्या ऐड हो सकता है। चलिए स्लो, ये मैंने यहाँ पे बताया क्यों। रेमिशन और सेशन के ऊपर एक केस आया, उसको मैंने बताया कि एवरी लायबिलिटी विच इज बियॉन्ड 3 ईयर इज नॉट कवर्ड बाय 41(1). जब तक वो जो क्रेडिटर है उसने अपना राइट नहीं छोड़ दिया तब तक वो नहीं है एवरी लायबिलिटी, ये इसके ऊपर मैंने दिया। फिर उसके कई स्टेटमेंट दे दी जहां वो लेना अभी दिखा रहा है और मैं देना दिखा रहा हूं। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये इस तरीके से हमने ये एक रिप्लाई बनाया और हमने इसमें कहा कि ये अभी हमारी लायबिलिटी सेस नहीं हुई है, एक्सटिंग्विश नहीं हुई है। 10,000 से ऊपर के जो खर्चे हैं उसके अंदर आपको रीजन देने पड़ सकते हैं, आपको 48(3) क्यों नहीं लगेगा वो बताना है। कुछ आपकी परचेजेज ऐसी हो सकती हैं जो कि 6DD के अंदर कवर्ड है, तो उसको आप अलग दिखाएं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से दिखाएं। बहुत बार बैंकों से कैश निकाला होता है, उससे ये लोग जो है कहते हैं कि भी तुम बताओ, तो इसको हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी तो हमने उसको कवर कर दिया कि भाई ये वहां पे नहीं लगता तुम्हारा 48(3). अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस और किसकी कौन कर सकता है, जो ग्रो कर रहा है या जो प्रोड्यूस कर रहा है, मिडिलमैन नहीं कर सकते, मिडिलमैन उसको नहीं मान सकते, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, क्वांटिटेटिव डिटेल के बारे में मिसमैच है तो इसके बारे में एक हमने पूरा बताया उनको, ये वैसे सर्च में लेंगे, ज़्यादा यहाँ नहीं लेंगे। ये हमने उसको क्वांटिटेटिव का जो है बताया, ज्वेलर का था कि ऐसे ऐसे हमने 24 से 22 में कन्वर्ट करा, 22 से 24 में कन्वर्ट करा, इस तरीके से हमने उसकी क्वांटिटेटिव डिटेल को पूरा वेरीफाई करके और उसको हमने पूरा एक्सप्लेन करा। चलिए अब छोड़ देते हैं कुछ जुडिशियल। हाँ, NESE को ये 2 ऑर्डर आए हुए हैं, अभी फेसलेस को चैलेंज किया हुआ है, ये आपके काम आ सकते हैं, एक बॉम्बे का है एक दिल्ली का है, और ये फेसलेस दिल्ली हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है। एक बार चलो आगे, ये जो है रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ कैश जो है इस बार के जो इन्होंने बताए, स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर हो सकता है, पर्सनल नेचर के STR में कोई रिपोर्ट आई हो क्रेडिट कार्ड्स उस वजह से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवांसेस की वजह से हो सकता है, TDS ज़्यादा कटा हुआ है आपका, पिछले साल से कुछ हायर है उसके ऊपर हो सकता है। ये इस बार के कैश रीजन जो मुझे बताए गए मैंने लिए। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या हो सकता है, सेक्शन में इसमें कोई डिडक्शन ली हुई हो आपने, 194 TDS डिडक्ट किया हुआ है और मिनिमम अमाउंट नहीं चार्ज किया हुआ, कुछ इस तरीके से इन्होंने 10-12 ये दिए हैं। और ये कैश की इन्होंने बताया है जो उसको डिटेल रखनी है, ये अपना इंटरनल डॉक्यूमेंट है इनका। अब सर ये प्रोसेस पूरा, मैं फेसलेस का चार्ट है, आपको इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें यहाँ पे इस वाले को करो, इसमें था ईमेल आईडी, देखना जरा। चलो, एक ग्रीवेंस का ईमेल आईडी था, मैंने तुम्हें दिया था, देखना। हाँ है, जब सर्कुलेट करेंगे ना, नीचे चलो और नीचे। नहीं सर, चलिए नेक्स्ट, चलिए। ये जो है एक और फेसलेस पेनल्टी कैसे लगाएंगे उसका जो है वो सबमिशन है, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ बिकॉज वी आर एट 7:45 and I want to keep some of the time for penalty। एक बार छोटा सा कवर करते थे, बोल दो। ये सर 26 फरवरी 21 का एक है कि फेसलेस पेनल्टी कैसे करेंगे, इसमें इन्होंने बताया है कि इन्वेस्टिगेशन विंग जो है पेंडिंग जो है, या INC पे जो पेंडिंग है वो कहाँ जाएंगी और कौन इसको इनिशिएट करेगा, ये सारा इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है। वेरिफिकेशन यूनिट के कि वो कैसे काम करेंगे, ये SOP दिए हुए हैं। ये एक जनरल है
to understand how the things will move, where they will move, why they will move in my own case. ये इसको जरा देख, इसको ऐसा इसमें देख मुझे कोई है मेल आईडी नहीं, चलिए चलो मेरे से ले लेना है, चलिए छोड़ो। ये टेक्निकल यूनिट के एसओपी हैं। टेक्निकल यूनिट कैसे काम करेगी, कैसे जो है वो आपका डाटा लेगा, विकी से आई विकी फॉर्म करके है और चेकलिस्ट उनकी बनी हुई है। ये सर कंसंट्रेटेड सारी एक जगह होगी। अब एक दिमाग नहीं, कई दिमाग एक साथ लगेंगे। और आपका कोई अब कोई क्वेश्चन आंसर हो तो वो मैं ले लूंगा एक बार पीपीटी में। Yes, sir. There are 8 question answer. PPT close. Stop share. Stop share. Yes. 12-13 की खत्म हो गई है सर 30 जून से। देन गौतम गुप्ता जी कौन सी डेट पूछ रहे हैं आप? एक बार कंट्रोल रूम मैं 3 लोगों को बोलूंगा, आप उनको अनम्यूट करने की कोशिश करिएगा। कंट्रोल रूम, कैन यू लिसन टू मी? यस सर। ओके, उपेंद्र भट्ट जी, सर कैन यू एडवाइज हाउ टू सीक रीजन फॉर? सर कुछ नहीं है, स्पेशली न्यू पोर्टल पे जब आप रिटर्न फाइल कर देंगे आपका टैब खुलेगा और टैब में आप रीजन मांगेंगे। सबमिशन में वहां 148 में क्लियर कट आप मांग सकते हैं। हमने तो अभी एओ को कहा तू दे दे, जुडिक्शनल एओ को ही कह दिया हमने। इफ यू फाइल रिटर्न अंडर दिस सेक्शन व्हाट विल बी द टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट? सर टाइम लिमिट अगर रिटर्न वैलिड है तो 1 साल जो है नोटिस इशू करने का, उसको 6 महीने जो है वो मिलेगा, 6 मंथ, और उसके हिसाब से आपकी है। इसके बारे में मैं जो है वो 56(2)(7 और फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। सर अजय भाई ये जो है ना, अब वहां पे स्टैम्प ड्यूटी क्या है, ये सब चीजें हैं, ये कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल लगेगा। और इसमें आपको खाली इनकम टैक्स नहीं, फिर आपका पीएमएलए भी जिंदा हो जाएगा, प्लीज बी केयरफुल। तो वहाँ स्टैम्प ड्यूटी नहीं होती है, वहाँ पे एक अलग अलग कंट्री का अलग अलग वहाँ पे रूल है। और ज्यादातर जो है वो उनके इंस्ट्रूमेंट में लिखा नहीं होता है कि स्टैम्प ड्यूटी क्या है। तो एलिगेट अगर करेगा तो देखी जाएगी। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। इंटरनेशनल टैक्स में चेयरमैन साहब काम करते हैं, आप चेयरमैन साहब से पूछ लीजिएगा। हाउ पीएमएलए विल इन्वोक इन एब्सेंस ऑफ शेड्यूल ऑफ ऑफेंस? सर अभी तो ये जितने भी केसेस कर रहे हैं वो शेड्यूल ऑफ ऑफेंस में क्राइम मनी वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बिजनेसमैन को कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल को कवर कर रहे हैं। इन केस ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले इफ फाइल रिटर्न अंडर दिस सेक्शन व्हाट विल, ये मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ सोनी जी। ज्योति महाजन, सर should we mention legal grounds in reply of notice 143(2)? Yes, if there is a strong legal we must take that, but we have to see at what stage you are going to antagonize your officer. So if it is going to the root of the case, we should take. Paid cash for purchase, Gautam Gupta ji, 10 lakh. What are the maximum implications? You see, so far as if you are paying and you are not claiming the expenditure, then in that case you are not having a problem. But if the other person is receiving and showing beyond 2 lakh, then a 100% penalty first. Then if we is showing as a against the goods, it will be covered there. Then if suppose TDS is deductible, then you are as a giver, you are also responsible. And there is no other law which I am finding other than any corruption, etc. If something is being so far as if you are not claiming an expenditure, if you have paid 10 lakh rupees, it is only the receiver who will be in trouble, not the payer.
सर इन नोटिस 143(2) सुरेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं, द डिपार्टमेंट कोटेड द रीजन फॉर सिलेक्शन एज depreciation claimed in the case of trust. How to justify depreciation in the case of registered 12A? सर देखो क्या होता है, डेप्रिसिएशन ट्रस्ट के अंदर आपको उस केस में नहीं मिलता है जिस केस में आपने एसेट को एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिया है. नाउ if suppose you have not taken the asset in application, then your depreciation is allowable. तो आपको यहाँ पे वो आपको जिस साल में एडिशन हुआ है आपको प्रूव करना है कि आपने उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड में नहीं लिया है और इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है और आपको कानून कोट करना है. अजय गुप्ता जी, सर सजेस्टिवली in how much pages a reply should have, say for example notice is only for one issue, say unsecured, so that AO. अजय गुप्ता जी, लास्ट ईयर मैंने एक स्टॉक ब्रोकर के केस में 56,000 डॉक्यूमेंट अपलोड किए क्योंकि उसने मुझे ये लिखा कि आप अपनी पार्टियों के साथ जो ट्रांजैक्शन है उनको जस्टिफाई करो. 56,000 डॉक्यूमेंट अपलोड किए, 10-10 MB की 11 बार मेल गई हैं. एक बारी में 10 MB की 10 फाइलें जाती थी और 11 पार्ट में मैंने दिया है और मेरा असेसमेंट उसके ऊपर 3 क्वेरी के बाद खत्म हो गया. तो ये कोई वो नहीं है. रजत अग्रवाल जी, कैन यू प्लीज कवर ड्राफ्टिंग ऑफ इशू इन्वॉल्व लोन्स एंड एडवांसेस गिवन में सर क्या चीज करना चाहेंगे? रिसीव में तो 68 लगता है. एक बार रजत अग्रवाल जी को भी एक बार म्यूट करें, ये अपना कोई पैनलिस्ट बोल रहा है. गुड आफ्टरनून सर. एक मिनट. हाँ जी रजत जी बोलिए. इवनिंग सर. हाँ रजत भाई, इश्यू क्या है कि जितने भी लोन से एडवांसेस अपनी सब्सिडी को दे रखे हैं उसने. हाँ, तो इन्वेस्टमेंट कर रखे सब्सिडी में वो पूरा डिस्क्लोजर कर रखा है. तो यही कौन सा के लोन से एडवांसेस गिवन है वो 222E के ऊपर जा रहा होगा. अच्छा, ये उसका इनडायरेक्टली जो एम होगा 222E पे होगा. अच्छा सर, समझ गए. तो इसलिए क्योंकि एडवांसेस रजत भाई, हाँ जी, जो है वो एडवांसेस देने में कोई वो नहीं है. जी सर. हाँ जी सर, वो तो काम आनेगा. वो 222E पे जा रहे हैं. ठीक है, ठीक है. हाँ, कंट्रोल रूम. हाँ ओके रजत, फोन कर लियो भाई कभी भी. सचिन जी, हाँ सचिन जी को एक बार करें. अगर सचिन जी नहीं मिले तो वैभव अग्रवाल. सचिन जी को कर दिया. सचिन जी, सचिन भाई चलिए, नहीं है. वैभव जी को करिए. वैभव जी नहीं है. अब मैं 3-4 आंसर देता हूं क्योंकि लॉकडाउन हो गया है एंड वी हैव टू मूव आल्सो. वेदर इट इज नेसेसरी टू मेंटेन क्वांटिटी और स्टॉक रजिस्टर अंडर द इनकम टैक्स. सर अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो अपने प्रॉफिट को कैसे क्वांटिटेटिव रखनी चाहिए. आशीष जी बोल रहे हैं, सर व्हाट इज नाउ इन्वेस्टिगेशन विंग स्टिल कंटेंट दैट रीजन कैन नॉट बी गिवन टू एसएससी. अरे सर अभी जब नोटिस 148 में आया ही नहीं है तो कैसे कर देंगे? अभी 30 जून के बाद होंगे. because we cannot rely also now, we have to rely 148A के अंदर जीके एंड ड्राइव शाफ्ट नहीं आएगा क्योंकि वहां पे आपको रीजन आएंगे, एक स्पीकिंग ऑर्डर आएगा और अगर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं आए तो रिट में जाइए आप. अभी तो कोई मेरे को केस नहीं मिला, अगर आया है तो मुझे आप नोटिस वगैरह क्लाइंट का नाम छुपा के दें, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है. इन दी नोटिस और 14-15 इट इज रिटर्न एज रीजन टू बिलीव बट नो रीजन गिवन. उसको बोलो तुम्हारा नोटिस पूरा नहीं है, आप डिटेल दो पूरी मुझे और सर्टिफाइड कॉपी दो, जो आपके सिग्नेचर हैं अप्रूविंग अथॉरिटी के, उनकी भी मुझे अप्रूवल चाहिए. अशोक सिंगला, वेदर एवरी एक्सपेंस शुड बी सपोर्टेड बाय वाउचर और बिल अदरवाइज डिसअलाउएबल. नो, दिस इज नॉट द केस. सब्सटेंशियल होने चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो वो एडॉक डिसअलाउंसेस कर सकते हैं.
तो उस केस के अंदर आप उससे पूछे, आप दोबारा डालें, आप कोई एक थ्रेशोल्ड लिमिट ले लें कि आप सपोज आपका 10 लाख का टोटल एक्सपेंडिचर है एक, आप उसमें से 25,000 से ऊपर के दे दें और बाकी के लिए आप कहें कि बताएं अगर आपको चाहिए तो देंगे। अब जो भी देने हैं, चाहे सेल्फ मेड वाउचर दें चाहे कुछ भी दें, आपको देने पड़ेंगे। Unsecured loan can be adjusted with sale of goods to avoid penalty? No. Sir, how can we check the status of proceeding where reply has been sent on mail and there is nothing showing under e-proceeding? बॉस, अभी जब तक पूरा पोर्टल नहीं खुल जाता मैं इसका कोई कैटेगरी आंसर नहीं दे सकता हूँ। अभी मैं क्षमा चाहूंगा, सिर्फ अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन आंसर पेंडिंग नहीं है। अब जिन्होंने हैंड रेज किए कंट्रोल रूम, कैन यू सी how many people have raised the hand? तपिश गई। हाँ जी तपिश जी बताएं सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। नहीं, चैट बॉक्स, हाँ बोलिए तपिश जी। देखिए चैट बॉक्स के क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। नहीं, उन्होंने लिख दिया। नहीं सर। अच्छा ठीक है। नाउ अनिल जी, अनिल डीजी साहब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर वी हैव रिसीव्ड द नोटिस अंडर 148। ये मेरा नहीं है संजय जी, मेरा नहीं है। ओके, वी आर अनेबल टू, अभी वोट ऑफ थैंक्स देना आपने। वी आर अनेबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द सेड असेसमेंट ईयर बिकॉज आवर ट्रस्ट इज सो ओल्ड बट द ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड on 30 से 17, hence the date of incorporation of the PAN card was 3, but the financial year for which the return is to be filed is 16-17, hence there is an error occurred while getting XML file. सर ये तो कुछ रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड है, आप, मेरी वाइफ करती है ये काम, मैं नहीं करता हूँ। आप अगर दें तो मैं आपको बात करा दूंगा क्या प्रॉब्लम है, ये आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे को रिटर्न नहीं फाइल करनी आती है। और कोई चीज? No more question. Okay, no more question. So with this friends, I am thankful to each one of you. You were available in large number and you have given your 2.5 hour, more than 3 hour in this, and I have tried to give. So may I request my Director General of my play of Search and Seizure, C. Anil Kumar Srivastava ji, to do the honors for the vote of thanks. Friends, जैसे जैसे नई चीजें आती हैं हम लोगों को उसमें जूझने का मौका मिलता है और लगता है कि इसमें एक के बाद एक नई प्रॉब्लम आ रही है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, आपस में हम एक दूसरे से बात करते हैं, मगर हम लोगों का अपने का इंडिविजुअल एक्सपोजर थोड़ा लिमिटेड होता है, तो इसलिए चीजों की क्लैरिफिकेशन एक दूसरे से बात करने पे भी नहीं मिलती। इस सिचुएशन में हमें एक वी लुक आउट फॉर ए पर्सन हु हैज मच वाइडर एक्सपोजर, और वो वाइडर एक्सपोजर का कुछ ग्लिम्पसेस आज आपको संजय जी ने दिखाएं कि क्या हमें जो इश्यूज आ रहे हैं वो हम उसको कैसे हमें उसको हैंडल करना है। प्रोग्राम शुरू होने जब हुआ तो डॉक्टर गिरीश आहूजा ने भी जैसे जो कहा कि नई चीजें हैं, हम लोगों को बहुत चीजें नई, सब चीजें नई सीखनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा, पुराना जमाना गया, पढ़ के जवाब देना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि जब उन्होंने शुरू में किसी रिप्लाईज के बारे में बात करनी शुरू की तो ये नहीं पुराने स्टाइल से नहीं कि पहले हम लोग कहते थे कि भाई एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का लिमिटेड जवाब दे दिया हमने, इसको उस जवाब को जस्टिफाई करके देना है हमें कि जो भी हमारे क्लेम है, क्लेम को हम उसी स्टेज पे जस्टिफाई करते रहे, क्योंकि हमें 1-to-1 फेस टू फेस मौका नहीं मिल रहा है कि हम ऑफिसर को उस टाइम उसको एक्सप्लेन कर सके। इसलिए जस्टिफिकेशन किसी भी सवाल का है या कोई क्वेरी का है वो उसी टाइम पे करना है। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से संजय जी ने इसको एक्सप्लेन किया है। ये हमारे सीरीज का पार्ट 1 था, पार्ट 2 और 3 अभी कल है, परसों है। इसमें कितनी मेहनत गई है, और ना खाली संजय जी नहीं बल्कि इनके साथ साथ इनकी जो बैकग्राउंड में इनकी टीम है
जो हमारी वोका की टीम है वो भी इसमें बहुत काम करती है। तो संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय इस पे समय लगाने का और हम सबको इसमें को एजुकेट करने का। पर्सनली स्पीकिंग, जैसे आपने कहा कि आप भी रिटर्न का काम नहीं करते, मैं भी रिटर्न का काम नहीं करता हूँ, मगर ये अब हम लोगों को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि इश्यूज ये आएंगे, हम लोगों के पास भी आएंगे कि लोग आएंगे कि साहब ये क्वेश्चन है, ये हम इसको कैसे जवाब दें। तो ये पहले की तरह हम भी नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं भाई अपील के आएगा, अपील स्टेज पे देख लेंगे। हमें जो गवर्नमेंट का ट्रेंड लग रहा है वो ये है कि भाई बाद में ना करके आप इनिशियल स्टेज पे ही सब चीजें क्लैरिफाइड रहे, जिससे एक तो लिटिगेशन कम हो और दूसरा रिकवरी का इशू, एसएससी के हैरेसमेंट का इशू वो कम से कम हो। तो फ्रेंड्स, संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम लगाने के लिए, साथ में उनकी टीम का भी धन्यवाद। Thank you all. So please meet at 5 o'clock tomorrow, and we will start tomorrow. We have on search and seizure. Even if you do not have a case on search and seizure, please see, because this is very important. The nuances of every edition is important. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. Sabha, control room, kindly conclude the proceeding. Thank you, sir. Thank you. Thank you. It was a wonderful, wonderful experience. Thank you, sir. Gaurav ji, thank you. Rajat bhai.